क्रिस्टोफर नोलन की नई मूवी द ओडिसी का ट्रेलर आपने अब तक देख लिया होगा, पर मैं इस वीडियो में आपको उसकी स्टोरी बताने वाला हूँ, क्योंकि इसकी स्टोरी को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टोरी इन द हिस्ट्री कहा जाता है। पर उससे पहले ये कोई रिव्यू वीडियो नहीं है और ना ही द योगी बोलता है वीडियो की कॉपी है, क्योंकि इस वीडियो पे बहुत दिनों से काम चल रहा है। तो शुरू करते हैं। तो ट्रोजन हॉर्स की कहानी के बाद और ट्रॉय का युद्ध जीतने के बाद ओडिसियस अपने घर पे वापस लौटने के लिए तैयार हो रहा होता है। साथ ही वो अपने सभी सोल्जर्स को नाव में बिठाकर वापस लौटने के लिए तैयार होता है, पर वो जानता नहीं था कि ये सफर उसकी जिंदगी का सबसे डेंजरस सफर होने वाला है। तो कहानी शुरू होती है और ओडिसियस अपने घर पे वापस निकलने के लिए तैयार हो चुका होता है। वो नाव के पाल खोल देता है और नाव चलने लगती है। वो 2-3 महीने तक ऐसे ही सफर करते हैं, पर फिर उसके खाने और पीने का सामान खत्म होने लगता है। तो अपना खाना और पीने का सामान भरने के लिए वो पहुंचते हैं आइलैंड्स ऑफ जायंट्स पे, जहाँ पे जायंट्स रहते हैं और उनका राज होता है। पर ओडिसियस को एक गुफा दिखती है, पर तभी उस आइलैंड पे ओडिसियस को एक गुफा दिखती है और इस गुफा में वो सारी चीजें थी जो ओडिसियस और उसके सोल्जर्स को चाहिए थी। यहाँ पे जानवर थे, बहुत सारा चीज रखा था और बहुत सारी खाने की भी चीजें थी। तो ओडिसियस बिना कुछ सोचे समझे अपने आदमियों को लेकर उस गुफा के अंदर चला जाता है, पर उसे ये नहीं पता था कि वो गुफा साइक्लॉप नाम के एक जायंट की थी, जो कि एक आंख वाला जायंट होता है और साथ ही में पोसाइडन का बेटा भी। ओडिसियस और उसके आदमी उस जायंट का खाना खाने लगते हैं, पर तभी वो जायंट कैलिप्सो वहाँ पे वापस आ जाता है और गुफा के दरवाजे को एक बहुत बड़े पत्थर से बंद करके वो जायंट ओडिसियस के सभी आदमियों को जिंदा खाने लगता है, जिसे देखकर ओडिसियस परेशान हो जाता है, पर वो कुछ कर नहीं सकता। पर फिर वो कैलिप्सो को अपने साथ लाई हुई शराब में नींद की दवाई मिलाकर उसको सुला देता है और जैसे ही मौका मिलता है वो एक गर्म लकड़ी लेकर कैलिप्सो की आंख फोड़ देता है। जब कैलिप्सो पूछता है कि कौन मुझे मार रहा है, तब ओडिसियस कहता है कि मैं नोबडी हूँ और कैलिप्सो की चीखें सुनकर बाकी जायंट्स उसकी मदद करने आते हैं और वो उससे पूछते हैं कि तुम्हें कौन हर्ट कर रहा है। तो वो कहता है कि नोबडी इज हर्टिंग मी, क्योंकि ओडिसियस ने उसको अपना नाम नोबडी बताया था, जो कि कुछ इस तरह था। जायंट्स बोलते हैं हु इज हर्टिंग यू, जिसपे कैलिप्सो रिप्लाई करता है कि नोबडी इज हर्टिंग मी, जिसकी वजह से जायंट्स चले जाते हैं और ओडिसियस और उसके आदमी वहाँ पे जितनी भी शीप्स रखी थी उनके पेट को लटक कर गुफा से वापस आ जाते हैं और वो अपने नावों में बैठकर वहाँ से भागने वाले होते हैं। पर तभी ओडिसियस अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफी कर देता है। वो नाव पे खड़ा होकर कैलिप्सो के सामने चिल्लाता है कि मेरा नाम नोबडी नहीं बल्कि मेरा नाम ओडिसियस है, और यही बेवकूफी उसको आगे जाके पोसाइडन की कर्ज का सामना करवाने वाली थी। पोसाइडन अपने बेटे कैलिप्सो की ऐसी हालत देखकर पूछता है कि ये किसने किया है। तब कैलिप्सो कहता है कि ये ओडिसियस ने किया है और पोसाइडन से बोलने लगता है कि पापा आप मेरा बदला लो। जिसके बाद पोसाइडन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ओडिसियस के पीछे पड़ जाता है। वो उसको श्राप दे देता है कि उसके अलावा इसके पूरे क्रू में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा और फिर एक तूफान में ओडिसियस की आधी से ज्यादा नाव बर्बाद हो जाती है। पर खतरा अभी टला नहीं था, बल्कि खतरे की तो बस ये एक शुरुआत थी। ओडिसियस अपने बचे कुछ आदमियों को लेकर लॉन्स टेंजिसन नाम की एक जगह से गुजरता है, जो कि एक जायंट्स का इलाका होता है, और वो पत्थर मार मार के ओडिसियस की सभी शिप्स को बर्बाद कर देते हैं और सिर्फ वो इकलौती शिप बच पाती है जिसपे ओडिसियस था। पर ओडिसियस के लिए परेशानियां अभी भी खत्म नहीं हुई थी। ओडिसियस जैसे तैसे अपने आदमियों के साथ आइलैंड ऑफ सर्सी पे लैंड करता है, जहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल विच सर्सी का राज होता है, जो कि ओडिसियस के सभी आदमियों को सुअरों में बदल देती है। पर तभी ओडिसियस की मदद गॉड हर्मिस करता है, जो उसको एक ऐसी दवाई देता है जिसकी वजह से सर्सी का जादू ओडिसियस पे काम नहीं करता और ओडिसियस सर्सी के गर्दन पर तलवार रखकर अपने आदमियों को ठीक करवाने के लिए कहता है। पर साथ ही सर्सी को ओडिसियस की ये ब्रेवरी देखकर उससे प्यार हो जाता है। जहाँ ओडिसियस 1 साल रुकता है और आगे जाके सर्सी और ओडिसियस का एक बेटा भी होता है। पर फिर जब जाने का टाइम आता है तो सर्सी ओडिसियस को एक अंडरवर्ल्ड में जाने की सलाह देती है, ताकि वो फ्यूचर को जान पाए और अपनी इस जर्नी में सफल हो पाए। और अंडरवर्ल्ड में जाने के बाद ओडिसियस को एक प्रॉफिट मिलता है, जो कहता है कि तुम घर तो पहुँचोगे पर बस अकेले ही पहुँचोगे, और वो उसे वार्न करता है कि डू नॉट टच द कैडल्स ऑफ द सन, यानी कि सन गॉड अपोलो की गायों को टच मत करो। ओडिसियस अंडरवर्ल्ड में काफी सारे लोगों से मिलता है, उन साथियों से मिलता है जो उसके लिए युद्ध करते हुए मरे थे, और साथ ही में अपनी माँ से भी मिलता है जो उसका इंतजार करते करते मौत को प्राप्त हो गई। ओडिसियस अपने नॉर्मल वर्ल्ड में वापस आ जाता है, पर उसके अंदर कुछ बदल गया था, वो डरा हुआ था। और फिर ओडिसियस और उसके लोग एक बार दोबारा सफर पे निकल जाते हैं। ओडिसियस अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि वो अपने कानों में रुई भर ले, क्योंकि समंदर की कुछ ऐसी अप्सराएं थी जो कि गा के लोगों को अपने वश पे करती है और फिर उनको मार देती है। साथ ही ओडिसियस वो अकेला इंसान बनना चाहता था जो इन अप्सराओं की आवाज सुनने के बाद भी जिंदा बच पाए। तो वो अपने आदमियों से कहता है कि मुझे इस बोट से बांध दो और मैं कितना भी बोलूं तो मुझे खोलना मत। सफर शुरू होता है। वो अप्सराएं अपने गाने और बदन से इन आदमियों को रिझाने की कोशिश करती है, पर इन सभी के कानों में रुई होने की वजह से किसी पे भी उनका असर नहीं होता है, सिवाय ओडिसियस के, जो उस नाव से बंधा हुआ था और अपने आदमियों को उसको खोलने की भीख मांग रहा था। वो उन अप्सराओं के पास जाना चाहता था, पर उसके आदमियों के कान में रुई होने की वजह से कोई भी ओडिसियस को खोलता नहीं है और वो सभी लोग उस अप्सराओं की वादियत से बाहर आ जाते हैं। पर उन अप्सराओं को श्राप मिला था कि अगर वो
अपने गाने से किसी को मंत्रमुग्ध नहीं कर पाई तो उन सभी की मौत हो जाएगी और इसी वजह से वो सारी अप्सराएं मर जाती है और ओडिसियस वो अकेला इंसान बन जाता है जो इन अप्सराओं की आवाज सुनने के बाद भी जिंदा है। पर ओडिसियस इस जीत को सेलिब्रेट नहीं कर सकता था क्योंकि उसकी परेशानियां अब तक खत्म नहीं हुई थी, बल्कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी और मुसीबत तो अब आने वाली थी। अपने आदमियों के साथ ओडिसियस आगे निकलता है पर आगे जाकर वो एक वैली में फंस जाता है जहाँ एक तरफ तो समुद्री बवंडर यानी कि साइक्लॉप है पर वही दूसरी तरफ चेरी ब्लेड्स नाम का एक ड्रैगन है जिसके 6 सर है। और अब ओडिसियस को चुनना था, अगर वो साइक्लॉप की तरफ से गया तो वो पूरी शिप ही बर्बाद हो जाएगी, पर अगर वो चेरी ब्लेड की तरफ से गया तो वो क्रिएचर ओडिसियस के 6 आदमियों को खा लेगा। तो ओडिसियस कुछ नहीं तो कुछ सही का डिसीजन लेता है और अपने सबसे 6 बेस्ट आदमियों को उस क्रिएचर को खाने देता है। पर उसके बाद वो जैसे तैसे सन गॉड अपोलो के आइलैंड पे पहुंचते हैं, पर अब तक भूख और प्यास ने उनका जीना हराम कर रखा था। पर फिर भी ओडिसियस अपने आदमियों को वार्न करता है कि कोई भी सन गॉड की कैटल्स यानी कि गायों को ना छुए और काफी दिन वो ऐसा नहीं करते। पर एक दिन जब ओडिसियस सो जाता है तो उसके आदमी अपनी भूख से परेशान होकर अपोलो की गायों को मारकर खाने लगते हैं और ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अपोलो की गायों का ये हाल देखकर ज़्यूस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ओडिसियस की नाव को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग से बर्बाद कर देता है जिसमें ओडिसियस के सभी आदमी मारे जाते हैं और वो अकेला बचता है। और यही तो पोसाइडन का कर्ज था कि उसके सारे आदमी मारे जाएंगे और वो बस अकेला ही बचेगा। पर इन सब के बाद भी ओडिसियस की हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी। वो जैसे तैसे आइलैंड ऑफ कैलिप्सो पे पहुंचता है। ओडिसियस को लगता है कि उसको एक आइलैंड मिल गया और वो बच गया है, पर उसको पता नहीं था कि ये उसकी जिंदगी का सबसे बुरा समय होने वाला है क्योंकि वो पहुंच गया था आइलैंड ऑफ कैलिप्सो पे और कैलिप्सो को ओडिसियस को देखकर ही उससे प्यार हो जाता है। जब कैलिप्सो ओडिसियस को बचा लेती है, उसको अच्छा खाना खिलाती है और फिर उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखती है। पर ओडिसियस जो अपनी वाइफ फेनोलिपी से बहुत ज्यादा प्यार करता है वो इस ऑफर को मना कर देता है और ये सुनकर कैलिप्सो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और ओडिसियस को पूरे 7 साल उसी आइलैंड पे कैद करके रखती है। ओडिसियस हर रात समंदर को देखकर रोता है और अपनी वाइफ फेनोलिपी को याद करता है। पर फिर अथीना को ओडिसियस पे दया आ जाती है और वो ज़्यूस के पास जाती है और उससे ओडिसियस को माफ करने की भीख मांगती है, जिसके बाद ज़्यूस अपनी वाइफ की बात मानते हुए कैलिप्सो को कहता है कि तुम ओडिसियस को छोड़ दो। जिसके बाद कैलिप्सो जैसे तैसे ओडिसियस को छोड़ देती है। वो एक नाव बनाता है और समंदर में एक बार दोबारा निकल जाता है। पोसाइडन को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ओडिसियस की नाव को बर्बाद करने की कोशिश करता है, पर जैसे तैसे ओडिसियस आखिरकार अपने घर पहुंच जाता है। ओडिसियस अपने आइलैंड इक्ता पे लैंड करता है, पर एक राजा की तरह नहीं बल्कि एक भिखारी की तरह। अथीना ओडिसियस को बचाने के लिए उसको एक भिखारी में बदल देती है और तब उसे पता चलता है कि उसके घर में तो कुछ और ही चल रहा है, जहाँ उसकी वाइफ फेनोलिपी पूरे 20 साल के ओडिसियस का आने का इंतजार कर रही है। पर लोगों का मानना है कि ओडिसियस अब मर चुका है और फेनोलिपी को अब शादी करनी पड़ेगी। पर फेनोलिपी अपने पति ओडिसियस से बहुत ज्यादा प्यार करती है और उसके वापस आने का इंतजार कर रही है, जिसके चक्कर में उसने जैसे तैसे अपनी शादी को पूरे 20 साल ढकेला है, पर अब वो ज्यादा देर नहीं ढकेल सकती। ओडिसियस एक भिखारी के रूप में अपने सबसे पुराने लॉयल सर्वेंट के घर पे पहुंचता है, जहाँ उसकी मुलाकात अपने बेटे थेमिलेशियस से होती है, जो कि काफी महीनों से समंदर में अपने बाप ओडिसियस को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। दोनों की मुलाकात होती है और दोनों ही अपनी माँ और वाइफ के ऊपर हुए अत्याचारों का बदला लेने का सोचते हैं। जहाँ पिछले 15 साल से ओडिसियस के महल में फेनोलिपी के स्वयंवर की बात हो रही है और 105 उम्मीदवार पिछले 15 साल से उसी महल में रह रहे हैं और फेनोलिपी को परेशान कर रहे हैं। फेनोलिपी शादी के लिए शर्त रखती है कि उसके पति ओडिसियस का बो यानी कि धनुष को प्रत्यंजा चढ़ाएगा और एक ही लाइन में रखे हुए 7 अलग टारगेट को हिट करेगा तो उसी से मैं शादी करूंगी। जहाँ पूरे 105 उम्मीदवार कोशिश करते हैं पर कोई भी ओडिसियस की बो की वो प्रत्यंजा चढ़ा नहीं पाता है। पर तभी ओडिसियस जो एक भिखारी की वोश में है वो आकर कहता है कि मैं इस चैलेंज को कंप्लीट कर सकता हूँ और ये सुनकर सभी लोग उस पे हंसने लगते हैं क्योंकि वो एक भिखारी के वेश में। पर फिर भी ओडिसियस उस धनुष को उठाता है, उसकी प्रत्यंजा चढ़ाता है और पूरे 7 टारगेट को हिट करके ये स्वयंवर जीत जाता है। पर उसी के बाद अपने वाइफ के ऊपर हुए अत्याचारों का बदला लेने के लिए ओडिसियस अपना धनुष बाकी बचे हुए 105 उम्मीदवारों की तरफ घुमाता है। तभी उसका बेटा उस कमरे को बंद कर देता है और फिर ओडिसियस और उसका बेटा और फिर उसका सर्वेंट मिलकर उन सभी 105 उम्मीदवारों को मारना शुरू कर देते हैं और फिर वो इन सभी 105 उम्मीदवारों को बहुत ही बुरी तरीके से मारते हैं। और जब अथीना ज़्यूस को बताती है कि ओडिसियस ने अपना रिवेंज ले लिया है और वो सेफ सलामत घर पे पहुंच गया है, तो ज़्यूस पूरे गॉड्स में पीस का ऐलान कर देता है, यानी कि कोई भी गॉड्स अब ओडिसियस को परेशान नहीं करेगा। और ऐसे ही द ओडिसी की स्टोरी खत्म हो जाती है, जहाँ ये कहानी सिर्फ किसी गॉड, मॉन्स्टर्स या एडवेंचर्स की नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक प्रेमी की जो कि पिछले 20 सालों से अपने प्यार के पास वापस जाने की कोशिश कर रहा है। ये कहानी है फेनोलिपी की जो कि पिछले 20 सालों से अपने प्यार, अपने पति का इंतजार कर रही है। ये कहानी है अटूट विश्वास, प्रेम और एक दूसरे पे ट्रस्ट की। और इसी पे मुझे 2 लाइनें याद आती है कि जब तुम मुझे मिलोगी मैं तुम्हें कहूँगा, पता है मैंने कितना इंतजार किया तुम्हारा,
कि कैसे मैंने ये जीवन व्यतीत किया भुला के जमाना सारा, कि तेरे खुशबू के पास आने से ही तो मैंने पहली दफा सांस लिया। जब तुम मुझे मिलोगी मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने कितना इंतजार किया। जब तुम मिलोगी मैं तुम्हें बताऊंगा मैंने तुम्हारे ना होने से भी प्यार किया। जब तुम मिलोगी मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने कितना इंतजार किया। खैर, ऐसी कहानियाँ और ऐसी स्टोरीज तो बस किताबों में ही अच्छी लगती है। असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। वो पहले की औरतें थी जो अपने प्यार के लिए 20 नहीं 40 साल भी इंतजार कर लेती थी, पर अब समय बदल चुका है। अब 20 साल की तो बात छोड़ो, कोई औरत कोई लड़की आपके लिए 20 दिन भी इंतजार नहीं करेगी। औरत हमेशा ही बेहतर की तलाश में होती है और जब उसे बेहतर मिल जाता है तो वो उसे बेहतरीन के लिए छोड़ देती है। एनीवे ये थी कहानी ओडिसियस की, जो कि क्रिस्टोफर नोलन अपनी नई मूवी द ओडिसी में दिखाने वाले हैं। बाकी इस कहानी का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा उसके बारे में कमेंट्स में बताना। और ऐसे ही अगर और वीडियोस देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना। मेरा नाम है वीके, मिलता हूँ जल्दी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।